हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रेंथ यूपी पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश परिदृश्य, उत्तर प्रदेश राज्य की राजनीतिक के विषय में, सामाजिक विषय में, धार्मिक विषय में, शैक्षणिक विषय में तथा घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश से काफ़ी क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछे जाते हैं और आरओ एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम एक नज़र उत्तर प्रदेश विशेष के तौर पर देखते हैं। ग्रेटर नोएडा 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में सिमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में एवं प्रदर्शनी का केंद्रीय विषय थीम था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। वैश्विक अर्धचालक उद्योग से जुड़े एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने वाला भारत विश्व का 8वां देश है। भारत ने 1 ट्रिलियन रुपए का एक विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल ये आपका 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया है। इसकी लागत 176 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल होगा। कक्षा 6 से 12 तक छात्र छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देश में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने वर्ष 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। आइए देखते हैं जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के विषय में। यह 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज गोरखपुर में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण को समर्पित विश्व का पहला केंद्र है। यह केंद्र 5 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित है। आइए देखते हैं रोड टू स्कूल कार्यक्रम के विषय में। तो यह 20 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन रहा। यह इस ट्रेड शो का दूसरा संस्करण है। इस शो का पहला संस्करण 21 से 25 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। इस वर्ष यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की थीम सोर्सिंग का अदिति मंच। इस वर्ष ट्रेड शो में वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के विषय में। तो यह 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के मूल बजट में इस अभियान का प्रावधान किया था। ज्ञातव्य है कि इस अभियान के अंतर्गत प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को बैंक से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सकेंगे। इस प्रकार आगामी 10 वर्षों में 10 लाख युवा स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश प्रमुख आंकड़े। 1 अगस्त 2024 को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। देश की अर्थव्यवस्था में प्रदेश का योगदान बढ़कर 9 से 10% तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। उत्तर प्रदेश प्राइवेट कॉरपोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश को डाटा सेंटर के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण पूर्ण हो गया है। गोरखपुर में सहयोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो गया है। मेरठ में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश के पहले फार्म पार्क का निर्माण ललितपुर जनपद में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश देश में 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है। सभी 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। देश में डिजिटल लेन देन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। शीरा अल्कोहल एवं एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 के विषय में। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 31 जुलाई 2024 को इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर राज्य में राज्य राजधानी क्षेत्र एनसीआर के गठन का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी के 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को एनसीआर क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024। तो आइए देखते हैं ये क्या चीज़ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 31 जुलाई 2024 यह विधेयक लोक प्रयोजनार्थ नाजुल संपत्तियों के आरक्षण का उपबंध करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसे भूखंड हैं जिन्हें नाजुल भूमि कहा जाता है। ये ऐसे भूखंड हैं जो विभिन्न निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं को पट्टे पर लीसेड आउट पर दिए गए हैं।
ये भूखंड पूर्ववर्ती सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 और उसके बाद के सरकारी अनुदान उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1960 के तहत जारी अनुदान के रूप में दिए गए थे। नवीनतम विधेयक में प्रावधान है कि नाजुल भूमि के ऐसे पट्टा धारक जिनका पट्टा अभी चालू है और नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया, उनका 30 वर्ष का नवीनीकरण होगा। ऐसी भूमि पट्टे की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार के स्वामित्व में आ जाएगी। इस विधेयक के अनुसार सरकार पट्टे की भूमि को फ्री होल्ड नहीं करेगी और जिनका फ्री होल्ड के लिए पैसा जमा है तो उसे जमा किए जाने की तिथि से भारतीय स्टेट बैंक SBI की निधियों की सीमित लागत आधारित उधार दर MCLR के ब्याज पर अगणित करते हुए धनराशि वापस की जाएगी। नाजुल भूमि का पूर्ण स्वामित्व निजी व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जाएगा। न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित आवेदन अस्वीकृति समझे जाएंगे। यदि पट्टा अवधि समाप्त होने पर तत्कालीन पट्टेदार स्वयं ऐसी भूमि का कब्जा अभ्यापण नहीं करता तो ऐसे अवैध कब्जे को खाली कराया जाएगा और पट्टे की समाप्ति की तिथि से भूमि का किराया जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियत दर के अनुसार वसूला जाएगा। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के बारे में। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 31 जुलाई 2024 को इस विधेयक में नए स्थापित विश्वविद्यालय के नामकरण और उनके नाम से राज्य शब्द हटाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इन विश्वविद्यालयों का क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किया गया। उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। उत्तर प्रदेश विधानसभा पारित 31 जुलाई 2024 को लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाना है। इस विधेयक के तहत उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड, निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण एवं निर्माण क्षेत्र समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। इसके तहत निर्माण क्षेत्र द्वारा स्थापित किए जाने वाले रिवॉल्विंग फंड के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रथम योगदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 30 जुलाई 2024 को उद्देश्य राज्य में धर्म परिवर्तन संबंधी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना और ऐसे अपराध करने वाले अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाना। इस विधेयक में नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के अवैध मतांतरण में न्यूनतम 5 वर्ष से अधिकतम 14 वर्ष तक के कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सामूहिक अवैध मतांतरण में न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम 14 वर्ष तक के कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति धर्म संपरिवर्तन की आशा से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति को भय में डालता है, हमला करता है या विवाह या यौन संबंध स्थापित करता है, तो महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है तो उससे कम 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इस विधेयक में अन्य प्रावधान यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध
धन परिवर्तन के संबंध में किसी विदेशी या अवैध संस्था से धन प्राप्त करता है तो उसे कम से कम 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को पारित किया गया। इस विधेयक में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1998 के प्रावधानों में बदलाव करते हुए सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने हेतु कड़े प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार और पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास और अधिकतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान शामिल है। विधेयक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ उनके द्वारा नामित प्राधिकरणों, निकायों एवं एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को शामिल किया गया है। इसमें सरकारी नौकरियों के नियमितीकरण तथा पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है। विधेयक के तहत यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी संलिप्त पाई जाती है तो उसके कारण होने वाले वित्तीय बोझ की वसूली संबंधित व्यक्ति, संस्था, एजेंसी से की जाएगी। परीक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली कंपनी या सेवा प्रदाता को हमेशा के लिए काली सूची ब्लैकलिस्ट में डालने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में छात्रों को कारावास या जुर्माने के दंड की परिधि में शामिल नहीं किया गया। अनुचित साधनों के प्रयोग में छात्रों के शामिल होने पर उनका परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। आइए देखते हैं पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के संदर्भ में। तो 20 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री ने एक दिन में प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधे रोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का शुभारंभ लखनऊ में कुकरैल नदी तट पर स्थित सौमित्र वन में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरिशंकरी वृक्ष वाटिका स्थापित किया। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक 175 करोड़ पौधरोपण के माध्यम से वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण ग्रीन कवर को 9.23% से बढ़ाकर 15% करना है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए एक दिन में लगभग 36.51 करोड़ पौधों का रोपण किया। इस अभियान के तहत सोनभद्र में सर्वाधिक 1.5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया। आइए देखते हैं प्रयागराज के संदर्भ में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के इस शहर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित 16 जुलाई 2024 को किया गया। यह कार्यक्रम इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने और भारत गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा
24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली से की गई थी। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना। आइए देखते हैं ये क्या है, किस संदर्भ में बात करता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में हरियाली बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार के उद्देश्य से यह दोनों योजनाएं लागू जुलाई 2024 को। उपवन योजना के तहत राज्य सरकार शहरों से लेकर गांवों तथा पार्कों, सड़कों के किनारे और अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए पौधे और पेड़ों की कटिंग उपलब्ध कराएगी। हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना के माध्यम से राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों का पोषण करेगी। आइए बात करते हैं मित्र वन के विषय में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर इसकी स्थापना की घोषणा जुलाई 2024 में की गई। इस अभियान के तहत बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। मित्र वन के साथ साथ शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। हाथरस हादसे की जांच हेतु न्यायिक जांच आयोग। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित जुलाई 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव इस आयोग के अध्यक्ष हैं। आयोग के अन्य सदस्यों में पूर्व IAS अधिकारी हेमंत राव तथा पूर्व IPS अधिकारी भावेश कुमार सिंह शामिल हैं। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना के विषय में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु लखीमपुर खीरी जिले में यह पार्क स्थापित करने का निर्णय जून 2024 में किया गया। यह पार्क इस जिले के गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा। आगरा और प्रयागराज के विषय में देखते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इन दो शहरों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाने हेतु मंजूरी 25 जून 2024 को। प्राचीन तथा विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी 25 जून 2024 को दी गई थी। इस मंजूरी के तहत 3 विरासत इमारतों कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ में, बरसाना जल महल मथुरा और शुक्ला तालाब कानपुर देहात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। आइए बात करते हैं महेश्वर तिवारी के विषय में। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नवगीतकार का निधन 16 अप्रैल 2024 को हो गया। उन्हें यश भारती पुरस्कार एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 क्या है? 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को प्रख्यापित किया गया। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया के उत्पादन प्रयोग करने वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया गया। इसके अंतर्गत भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन अनुमन होगा।
प्रत्येक स्टार्टअप को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन 25 लाख रुपए प्रति वर्ष 5 वर्षों तक दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। नीति काल में स्थापित परियोजनाओं के माध्यम से परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से लगभग 1,20,000 रोजगार सृजित होना संभावित है। तो बात करते हैं राज प्रताप सिंह के विषय में। उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त 7 मार्च 2024 को किए गए हैं। राजकुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त मार्च 2024 को। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के विषय में बात करते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने और नवाचार एवं उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। यह अभिनव योजना राज्य भर में शिक्षित और कुशल युवाओं को सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और नए MSME की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। आइए देखते हैं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स है। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के रक्षा निर्माता अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश में उद्घाटन 26 फरवरी 2024 को किया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में गोला बारूद और मिसाइलों के निर्माण के लिए 2 मेगा सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। ये अत्याधुनिक सुविधाएं भारत में निजी क्षेत्र की अपनी तरह की पहली है। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा IIT कानपुर द्वारा विकसित जनवरी 2024 को S2 नामक सुविधा 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। यह सुविधा इसरो एवं DRDO के मिशनों जैसे गगनयान, RLV तथा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में बहुमूल्य साबित होगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के विषय में बात करते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने और नवाचार एवं उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रति वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। वाराणसी के विषय में बात करते हैं। तो 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विभिन्न हरित जलमार्ग पहलों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन पोत यथा MV गुहा एवं MV निषाद राज के राष्ट्र को समर्पित किया। इस पोतों का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। MV गुहा अयोध्या में सरयू नदी पर, जबकि MV निषाद राज वाराणसी में गंगा नदी पर नौकायन करेगा। ये पोत तेजी से चार्ज होने वाली बैटरी से संचालित होते हैं। ये दोनों पोत वार्षिक 400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में
कटौती करने के उद्देश्य से डिजाइन किए गए हैं। ये हरित पोत राज्य में धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देंगे। श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो आइए हम इसके विषय में बात करते हैं। तो यह 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल उत्तर प्रदेश में श्री कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इसका निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। इस ट्रस्ट के चेयरमैन आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं। ज्ञातव्य है कि श्री कल्की को भगवान विष्णु का 10वां एवं अंतिम महाअवतार माना जाता है। श्री कल्की पुराण के अनुसार कलयुग के चौथे चरण में भगवान विष्णु का कल्की अवतार होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 16 फरवरी 2024 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। इस विश्वविद्यालय का नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर किया गया। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना वर्ष 2020 में की गई थी। अगस्त 2023 में एक संशोधन के माध्यम से इसका पुनर्नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। दिव्य अयोध्या ऐप क्या है? जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्य अयोध्या ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अयोध्या में पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक स्थलों की जानकारी प्राप्त होगी। आइए देखते हैं सूक्ष्म लघु तथा माध्यम उद्यमों में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में शामिल। जनवरी 2024 में वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेवाओं एवं निवेश से संबंधित कंपनी CBRE ने भारत में सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में उद्यम पोर्टल के अंतर्गत कुल पंजीकृत MSME के संदर्भ में लगभग 9% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। इस संदर्भ में शीर्ष 2 राज्य क्रमशः महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु हैं। विदित हो कि इस रिपोर्ट का शीर्षक MSME अनलीशिंग द इंजन ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल। 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला स्थित वृंदावन में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। यह पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल होगा। इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी, राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत किया गया है। तो आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा के संदर्भ में। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया है। उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया है। साथ ही उन्होंने नई अमृत भारत ट्रेनों एवं वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिनमें दरभंगा अयोध्या आनंद बिहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस देश की पहली अमृत भारत ट्रेन भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया है। इस हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है।
नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 4 नव विकसित सड़कों यथा रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का भी उद्घाटन किया है। आइए देखते हैं काशी तमिल संगमम। 17 से 30 दिसंबर 2023 तक काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में किया गया है। यह इस कार्यक्रम का द्वितीय संस्करण था। ज्ञातव्य है कि प्रथम काशी तमिल संगमम वर्ष 2022 में आयोजित किया गया था। 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने तिरुकुरल, मणिमेखलई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी किया। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों यथा संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में IIT मद्रास को और उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया था। सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया। 7 मंजिलों सर्ववेद महामंदिर की ऊंचाई 180 फीट है। इस महामंदिर की संगमरमरी दीवारों पर सर्ववेद के 4000 दोहे लिखे हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। सर्ववेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर कहा जा रहा है। ज्ञातव्य है कि सर्ववेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखा गया है। आइए देखते हैं लेक क्वीन क्रूज क्या है। 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह क्रूज 2 मंजिला है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में इंलैंड वाटरवे अथॉरिटी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना तथा गंगा नदी में क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। 42वां रामायण मेला कहाँ किया गया है? 24 दिसंबर 2023 को अयोध्या में 42वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया है। इस मेले का समापन 19 दिसंबर 2023 को हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत वर्ष 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने की थी। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण क्या है, इसके विषय में चर्चा देखते हैं। नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। 7 दिसंबर 2023 को राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान कर दिए जाने के बाद यह उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित हो गया। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना है।
इस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को नामित करेंगे या अंतर्देशीय जलमार्ग, पोत परिवहन तथा नौ परिवहन, बंदरगाह एवं समुद्री मामलों से संबंधित विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में से किसी एक को नियुक्त करेंगे। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना एवं अन्य प्रमुख नदियों में कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित हैं। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा। यह केंद्र सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबद्ध करने और 6G को लॉन्च करने पर शोध संचालित करेगा। आइए बात करते हैं अयोध्या के विषय में। उत्तर प्रदेश के इस जिले में राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। 11 नवंबर 2023 को इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना प्रस्तावित है। अयोध्या शोध संस्थान वर्ष 1986 में स्थापित के कार्य क्षेत्र को विस्तार देते हुए इसका पुनः नामकरण अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में किया गया है। उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के गठन हेतु उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद अधिनियम 2023 को अधिनियमित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होंगे। उत्तर प्रदेश में जनजाति संग्रहालय 31 अक्टूबर 2023 को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महाराजगंज जिले में जनजाति संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। मिर्ज़ापुर के अतरैला पांडे ग्राम, सोनभद्र के ग्राम मारकुंडी और महाराजगंज के कुनसेरवा ग्राम में यह संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के इस राजधानी शहर में नौसेना सौर संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास 21 अक्टूबर 2023 को किया गया है। यह संग्रहालय आदिगंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है। INS गोमती इस संग्रहालय का हिस्सा होगा। उत्तर प्रदेश के इस राजधानी शहर में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु समर्थ अभियान की शुरुआत की गई है। यह 25 मई 2023 को। आइए बात करते हैं गोरखपुर के विषय में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास मार्च 2024 को किया। यह पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान से संबद्ध होगा। यह महाविद्यालय गोरखपुर एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला पशु चिकित्सा महाविद्यालय होगा। यह महाविद्यालय पशुओं एवं जीव जंतुओं के स्वास्थ्य परीक्षण तथा उनकी नस्ल सुधार का केंद्र होगा। आनंदा डेयरी, अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य समझौता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राज़ील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में लखनऊ में इन तीनों कंपनियों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित 9 नवंबर 2023 को किया गया है। इस समझौता ज्ञापन से उत्तर प्रदेश में दुधारू पशुओं के पोषण एवं प्रजनन में उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीकी के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस ब्राज़ील की 2 बड़ी कंपनियां हैं।
हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत 18 नवंबर 2023 को की गई है। इस अभियान का विषय लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। पहला, सोलर एक्सप्रेस वे क्या है, इसके विषय में देखते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जाएगा। नवंबर 2023 इस एक्सप्रेस वे पर सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत सरकार सोलर प्लांट्स की स्थापना करेगी, जिसके माध्यम से 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बरेली परिषदीय विश्वविद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में यह उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के इस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि की तर्ज पर होगा। यह कॉरिडोर अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ और वानखड़ी नाथ मंदिर को जोड़कर बनाया जाएगा। आइए देखते हैं उन्नाव के विषय में। उत्तर प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह को अश्वरोही प्रतिमा का अनावरण 9 अक्टूबर 2023 को किया गया है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित हिडन वायुसेना स्टेशन में अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित 25 से 26 सितंबर 2023 को किया गया है। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया DFI द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पहले C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन 31 मई 2023 को किया गया। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना का लोकार्पण 5 अक्टूबर 2023 को किया गया। इस परियोजना के तहत 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। आइए बात करते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA लैब के विषय में। NIELIT गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन 16 अक्टूबर 2023 को किया गया। इस लैब का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया है। यह इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली लैब प्रयोगशाला है। आइए बात करते हैं अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन के विषय में। वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2023 को किया गया है। यह प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन केपलरेट टीम द्वारा विकसित की गई है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत सितंबर 2023 में की गई है। योजना के पहले चरण में सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने वाले लाभार्थियों की सब्सिडी प्रदान करेगी। सब्सिडी 3 चरणों में गायों की खरीद पर, उनके संरक्षण के लिए और उनके रखरखाव के लिए प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक चरण में यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालय अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023। इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार यह आयोग एक निगमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। यह आयोग उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग तथा श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन का कार्य नियमित, त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से करेगा। आइए बात करते हैं गांडीव 5th पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास आयोजित 14 सितंबर 2023 को किया गया है। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटने हेतु के दृष्टिकोण से किया गया है। हमारा तीसरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है और हम इसी तरह अपना वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ऑडियो के थ्रू आप कोई भी वर्क करते समय आप सुन सकते हैं।